हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एक बार फिर से start करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कैटलॉगिंग की, और कैटलॉगिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। कैटलॉगिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कैटलॉगिंग जो है सूचना को पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं, या कार्ड्स बनाते हैं। आपने किया भी होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स करते हैं, या हम लोग सीसी, ये दो पद्धतियां जो है फेमस है, मशहूर है, इन पद्धतियों को हम लोग काम में लेते हैं। कैटलॉगिंग का इतिहास मैंने आपको बताया, इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो वो क्या मैंने आपको जो टॉपिक बताया उसमें कवर हो जाएगी। नाउ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट, यानी ग्रंथात्मक रिकॉर्ड प्रारूप की बात करते हैं। जितना भी प्रारूप आज की डेट में आप तैयार करते हैं, उसके अंदर देखा जाए तो समय के साथ साथ, मैंने आपसे कहा कि समय के साथ साथ सिनेरियो चेंज हो गया, और जब चीजें परिवर्तित हुई तो उनके हिसाब से जो है हमें प्रारूप तैयार करना पड़ता है। दो तरह की चीजें हैं, अगर आप प्रारूप तैयार करते हैं तो एक तो आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर तैयार करें, और एक आप ऐसा तैयार करें जिसके जरिए जो है सामग्री को बाहर आपस में दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सके। अगर मान लीजिए, देखिए दो तरह की चीजें हैं, आपकी लाइब्रेरी है और आपकी लाइब्रेरी के अंदर जितना कलेक्शन है, आपको उसका प्रारूप तैयार करना है ताकि आप स्वयं उस सामग्री को आप पुनः प्राप्त कर सके, तो आप अपने हिसाब से जैसा बनना चाहे वैसा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई रिकॉर्ड बनाइए, आपने पहला कॉलम जो है रिकॉर्ड बनाया, पहला कॉलम आपने लिख दिया, किसी का आपने बनाया तो उसमें क्रमांक संख्या लिख दिया, दूसरे नंबर पे आपने उसका आईएसबीएन नंबर लिख दिया, तीसरे नंबर पे आपने टाइटल लिख दिया, चौथे पे आपने ऑथर लिख दिया, पांच पे आपने पब्लिशर लिख दिया, चलेगा वो जैसे भी आपको बनाना है। किसी दूसरे ने बनाया, उसने हो सकता है पहले नंबर पे पब्लिशर लिख दिया हो, दूसरे पे टाइटल लिख दिया, तीसरे पे ऑथर, तो वो जैसा बनाना चाहे बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा समय हो कि मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी सामग्री और मेरी सामग्री, इन सब चीजों को अगर आपस में रिकॉर्ड को जोड़ना हो, कब जुड़ पाएगा? जब एक जैसा होगा। समझे मतलब? तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कब होगी? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज तब होगी जब उसका प्रारूप सेम होगा। समझे मतलब? अगर प्रारूप सेम नहीं होगा तो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगी। इज इट ओके? जैसा आपने लिखा तो आपने 10 जानकारियां लिख ली, मैंने भी 10 जानकारी लिख दी, लेकिन 10 का ऑर्डर चेंज है, तो दो फाइलें बन गई कंप्यूटर में, एक फाइल आपकी, एक फाइल मेरी। अब कभी उन दोनों फाइलों को अगर आपस में जोड़ना हो तो गलत हो जाएगा ना। भाई जैसे मान लीजिए 100 रिकॉर्ड आपके पास है, 100 रिकॉर्ड मेरे पास है, आपने भी 8 जानकारी लिख रखी, मैंने भी 8 जानकारी लिख रखी, लेकिन दोनों फाइल को अगर आपस में जोड़ दूंगा तो मेरा पहला कॉलम ऑथर का और आपका पहला कॉलम टाइटल का है, तो क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड तो मिसमैच हो जाएंगे ना। कंप्यूटर में फाइलें क्या हो जाएगी? अगर मान लीजिए पहला कॉलम मेरा भी ऑथर का और आपका भी ऑथर का, तो फाइल एक जैसी रहेगी। तो हम आपस में जानकारी को जोड़ भी सकते हैं और आपस में जानकारी को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होना जरूरी है, एक कॉमन फॉर्मेट होना जरूरी है, उसी पर हम काम करेंगे। तो समरूपता होना जरूरी है, तभी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाएगी। अगर समरूपता नहीं है तो चीजें आपस में एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। इसलिए जितना भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, आज ऐसे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के हम अलग अलग फॉर्मेट्स बनाते हैं और फॉर्मेट्स को काम में लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट्स देखिए आप यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि फॉर्मेट्स कौन कौन से। देखिए आप यहाँ पर लिखा है मैंने, ग्रंथात्मक जानकारी जितनी भी है अब बना रहे हैं। अब लिखा है ग्रंथात्मक रिकॉर्ड प्रारूप का उपयोग मुख्य रूप से ग्रंथात्मक जानकारियों का विवरण तथा विभिन्न प्रकार की जानकारियों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और यह जितने भी प्रारूप है, ये कितने प्रकार के आपके? दो प्रकार। तो कौन कौन से आप देखेंगे टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड फॉर्मेट? पहला कौन सा आपका? इंटरनल या लोकल फॉर्मेट, यानी कि आंतरिक या स्थानीय प्रारूप की बात कर रहे हैं। और सेकंड कौन सा आपका? एक्सचेंज, कम्युनिकेशन और इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि एक्सचेंज, संचार और इंटरचेंज प्रारूप। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं नहीं, कुछ जरूरी, हाँ क्लासिफिक, लेकिन उसमें ये है कि आपको वो तो क्लास नंबर जाएगा ना। क्लास नंबर, क्लासिफिकेशन एक जैसा होना जरूरी नहीं है, क्लास नंबर जाएगा। भाई क्लास नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो तो उस लाइब्रेरी की इंटरनल व्यवस्था है कि उन्होंने कैसे कर रखा है। किसी ने सीसी से कर रखा है, किसी ने डीडीसी यूडीसी से कर रखा है, वो उनकी व्यवस्था है।
भाई हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कैटलॉगिंग की बात करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके कई सारे फॉर्मेट्स स्टार्ट होंगे और फॉर्मेट्स को देखना समझना जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या फॉर्मेट बना रहे हैं, दो तरह के फॉर्मेट बना। आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें हैं उसका आपने जो भी फॉर्मेट बनाया, अगर आपको अपनी लाइब्रेरी की चीजों को आपको लाइब्रेरी में रखना है, उसको बाहर किसी अन्य लाइब्रेरी के साथ एक्सचेंज नहीं करना है, तो पहला फॉर्मेट काम आएगा। पहला फॉर्मेट कौन सा है? ठीक है, आपकी जो इच्छा है आपने लिख लिया और आपने काम में ले लिया, चलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी लाइब्रेरी की सामग्री को क्या करना है, आपको अन्य लाइब्रेरीज के साथ अगर एक्सचेंज करना है, तो क्या चाहिए आपको? फिर एक्सचेंज या कम्युनिकेशन इंटरचेंज फॉर्मेट बनाना जरूरी। ठीक है, दोनों के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट आपका लोकल फॉर्मेट है। लोकल फॉर्मेट की बात करते हैं, लिखा हुआ आंतरिक या स्थानीय प्रारूप की बात करते हैं। आंतरिक या स्थानीय प्रारूप का अर्थ ऐसे विवरण से है जिसका प्रयोग आमतौर पर पुस्तकालयों में किया जाता है। इस प्रकार के विवरण में ग्रंथ से संबंधित लगभग सभी जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है और आवश्यकता होने पर इस प्रारूप को कंप्यूटर की मदद से परिवर्तित भी किया जाता है। समझे आप? यानी कि आपने लोकल लेवल पे आपने जो इन्फॉर्मेशन बनानी है आपने बना ली। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास के अंदर मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास 50 बच्चों के, मैंने आप में से किसी एक से कहा कि 50 बच्चों का रिकॉर्ड बना के तैयार कर लो, जिसमें सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो आपने कुछ भी बना लिया, पहला क्रम संख्या लिख दी, दूसरे में अपने नाम लिख दिया, तीसरे में पिताजी का नाम लिख दिया, चौथे में अपने आधार संख्या, पांचवें में अपने मोबाइल नंबर लिख दिया आपने, छठे में ब्लड ग्रुप लिख दिया, ठीक है, आपने जेंडर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फोन नंबर, कुछ भी लिख दिया आपने। सारी जानकारी आपने 10 15 20 कॉलम बना लिया आपने, और सभी की जानकारी लिख दिया। तो जानकारी होगी। अब जब कभी भी हमें इस क्लास के अंदर आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूछूंगा ये नंबर किसका है, ये नाम किसका है, ढूंढ सकता हूँ मैं। इज इट ओके? लेकिन उस जानकारी को हमें किसी अन्य के साथ तो चेंज नहीं करना। लेकिन अगर यही जानकारी यूनिवर्सिटी द्वारा मांगी जाएगी या बोर्ड द्वारा मांगी जाएगी, किसी और के द्वारा मांगी जाएगी, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगी जाएगी ना। वो आपको फॉर्म देंगे, भाई पहला पहला नाम के अंदर भी 3 चीजें, सरनेम है, फिर मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, होता है। उस प्रारूप में आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो जानकारी आपस में एक्सचेंज होगी। आप सभी लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हो ना, आपने ऑनलाइन जाके फॉर्म भरा होगा, तो सभी जितने भी बच्चे फॉर्म भरते सभी को ऑटोमेटिकली एक प्रारूप मिलता है ना। उस प्रारूप में आप अपनी जानकारी लिखोगे। आपके नाम के भी 3 टुकड़े होते हैं, सरनेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना। फिर उसमें सेकंड कॉलम आपका आता है पिताजी का नाम, थर्ड कॉलम आपका जेंडर आएगा, चौथा कॉलम, वो सारी चीजें फिक्स है ना। तभी तो बोर्ड के पास जब होगा तो वो क्या करेगा, वो एजेंसी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी आएगी उसके पास। उनको पता है पहला कॉलम क्या है, बच्चे का सरनेम है, सेकंड कॉलम क्या है, मिडिल नेम है, थर्ड नेम क्या है, उसका लास्ट नेम है, ऐसे आएगा। तो फिक्स फॉर्मेट उनके पास चाहिए वो बना। लेकिन अगर हम अपने लिए बना रहे तो कुछ भी बना सकते हैं। जब एक्सचेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो एक्सचेंज, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज के लिए करेंगे, लिखा हुआ एक्सचेंज संचार और इंटरचेंज प्रारूप का अर्थ ऐसे विवरण से है जिसका प्रयोग वर्तमान में लगभग सभी आधुनिक पुस्तकालयों में किया जाता है। इसके द्वारा सूचना एवं जानकारी को आसानी से कंप्यूटर की मदद से क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सचेंज करते हैं। कि जिस फॉर्मेट चेंज परिवर्तित हो जाएगी और वो करना नहीं आपको। ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। अब ऐसे कई सारे प्रारूप हैं, इन प्रारूप के बारे में पढ़ना। लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि एक्सचेंज, संचार और इंटरचेंज के प्रारूप के प्रकार कौन कौन से हैं। देयर आर सो मेनी, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, सारे बिब्लियोग्राफी। सीसीएफ यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, पहला सवाल आता है सीसीएफ का पूरा नाम क्या है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। सेकंड क्या आपका, मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, MARC। तीसरे नंबर पे क्या है, ISO 2709। चौथे नंबर पे क्या आएगा, Z39.50। ये सारे नाम है, एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका मेटा डेटा। नंबर 6 डबलिन कोर। नंबर 7 FRBR। नंबर 8 क्या है आपका, RDA। ये सारे नाम आपको आज के इस दौर में आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। ये सब कुछ बिब्लियोग्राफिक, कम्युनिकेशन और इंटरचेंज फॉर्मेट है। कैटलॉगिंग से भी एक स्टेप आगे। कैटलॉगिंग का मतलब है आपका सूचीकरण करना, यानी ग्रंथात्मक जानकारियां एकत्रित करना। लेकिन ग्रंथात्मक जानकारी एकत्रित करने के साथ आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास संसाधन जो है कैसे हो गया, हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज है, और उन डिजिटल रिसोर्सेज के लिए हमें इन प्रकार की चीजों की आवश्यकता होगी।
सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कि सीसीएफ का मतलब क्या है। एक एक करके 8 चीजें हैं, 8 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, सीसीएफ यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये सीसीएफ बनाया गया, किसने बनाया? आप देखेंगे यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। सीसीएफ के बारे में बात करते हैं तो जो सवाल बनते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि सूचना के आदान प्रदान की सुविधा के लिए मानक हमेशा चिंता का विषय रहे। यानी कि सूचना का जब आदान प्रदान हमें करना होता है तो हमें मानक की आवश्यकता होती है। और मानक की आपने देखा आईएसबीडी भी क्या बनाया, आपने मानक बनाएंगे तब जाके सूचना को आदान प्रदान संभव हो सका। एक लचीला विनिमय प्रारूप प्रदान करने के लिए यूनेस्को ने सामान्य संचार प्रारूप प्रदान करने के लिए क्या बनाया, सीसीएफ विकसित किया। किसने बनाया? यूनेस्को। तो ये याद रखना आपको, सीसीएफ किसने बनाया, तो इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर ले, यूनेस्को ने बनाया। जिसका उपयोग पुस्तकालय और सभी प्रकार की सूचना सेवाओं से डेटा को परिवर्तित करने के लिए किया था। यानी कि ये हम लोग कम्युनिकेशन फॉर्मेट बनाएगा सीसीएफ। इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य ग्रंथ सूची के विवरण को व्यवस्थित करने की एक विधि तैयार करना था जिसे संस्थाओं के बीच आदान प्रदान किया जा सकता था। यानी कि अलग अलग प्रकार, तो सीसीएफ का मतलब ही है, सी का मतलब है कॉमन यानी कि सामान्य, कम्युनिकेशन यानी कि संचार प्रारूप। तो डेटा को आपस में इंटरचेंज करने के लिए, डेटा को आपस में एक्सचेंज करने के लिए यूनेस्को द्वारा ये फॉर्मेट बनाया गया। लिखा हुआ निर्मित डेटाबेस के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है शीट के ऊपर। पहली बार कब आया, तो पहली बार अप्रैल 1978 में यूनेस्को सामान्य सूचना कार्यक्रम यानी कि यूनेस्को पीजीआई, पीजीआई को बोलते हैं जर्नल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना कार्यक्रम में ग्रंथ सूची विनिमय प्रारूप पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा किया गया था। पहला संस्करण 1984 में प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ और तीसरा संस्करण 1992 में प्रकाशित हुआ। तो यूनेस्को ने सीसीएफ के ऊपर काम किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। केवल 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि सीसीएफ का पूरा नाम क्या है, दूसरा सीसीएफ किसके द्वारा और कब जारी किया गया। बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है इसके ऊपर, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए सीसीएफ का संरचना। यूजीसी एनटी नेट में डिटेल में सवाल एक बार पूछा गया कि सीसीएफ के अंदर जो है कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं या रिकॉर्ड्स के कितने भाग होते हैं उसके अंदर। तो रिकॉर्ड के भाग कितने हैं यहाँ पर, 4 भाग है। रिकॉर्ड लेबल है, डायरेक्टरी है, डेटा फील्ड और रिकॉर्ड सेपरेटर। सेपरेटर तो एक कैरेक्टर का है आपका, लेकिन रिकॉर्ड लेबल के कितना है, तो 24 कैरेक्टर का रिकॉर्ड लेबल बनता है उसके अंदर। बाकी वेरिएबल लेंथ है, डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है इसके अंदर और डेटा फील्ड का नाम भी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो 4 तरह के फॉर्मेट्स है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये 4 भाग हैं सीसीएफ। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या देखा है, MARC, मार्क के बारे में भी कई बार सवाल आ चुका है। मार्क का पहला सवाल ये है कि मार्क का पूरा नाम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। मार्क यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, मार्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मार्क के बारे में कई सारी चीजें, कब बना, तो लिखा हुआ 1960 के दशक में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हेनरिट अवराम द्वारा मार्क विकसित किया गया था। हेनरिट अवराम ने मार्क बनाया। हालांकि ये पूछा तो नहीं गया आज तक कि किसके द्वारा बनाया गया, लेकिन फिर भी है ना। तो 19 कब बना मार्क, ये जरूर पूछा था कि 1960 में मार्क बना, सबसे पहली बात। उसके बाद 1971 तक मार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रंथ सूची डेटा के प्रसार के लिए काम में लिया जाता था, एक राष्ट्रीय मानक के रूप में। और 1973 तक क्या बन गया, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इसको काम में लेना शुरू कर दिया 1973 से। दुनिया भर में मार्क के कई सारे संस्करण आए, जिसमें यूएस मार्क 1960, कैनेडियन मार्क 1960, यूके मार्क 1960 और यूनी मार्क कब आया, 1977। मार्क बना दिया गया, मशीन रीडेबल कैटलॉग बना दिया गया, लेकिन समय ऐसा हो गया कि समय में अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से मार्क को बनाना शुरू कर दिया। सन 1997 में यूएस मार्क और कैनेडियन मार्क को मिलाकर क्या बना गया, मार्क 21 बना दिया गया। और ये कहा गया कि जब मार्क बना तो लोगों ने अपना अपना मार्क अलग अलग बना लिया, तो वापस मानकीकरण खत्म हो गया था एक तरीके से। तो उन सबको सम्मिलित करके जो है कब बनाया गया, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बनाया गया मार्क 21 जारी किया गया 1997। मार्क 21 सूचीकरण मानक नहीं है, ये डेटा एक्सचेंज के लिए एक संचार मानक है। मार्क पे 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मार्क है क्या, तो देखिए मैं आपको बता दूं मार्क के बारे में, इम्पोर्टेंट है ये सवाल पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि मार्क हो सकता है, मार्क टैग के बारे में भी सवाल पूछना है कि मार्क होता क्या है बेसिकली। तो मार्क का मतलब है मशीन रीडेबल कैटलॉग।
जब हम कैटलॉग बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये समस्या एक समय के बाद आनी शुरू हो। और शुरू कैसे होगी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल से अब बात समझ। आपको ये बता दिया कि ये आईएसबीटी का नियम है, आईएसबीटी के आधार पर आपको बनाना है कि सबसे पहला आपको टाइटल बनाना है, फिर आपको उसके बाद जो आप हो सकता है आप ऑथर का नाम लिखें, टाइटल का नाम लिखें, इसके अंदर एक से अधिक ऑथर है तो आप डबल ऑथर कार्ड बनाए, एडिशन की जानकारी लिखी, चीज़ आपने लिख दिया, बात खत्म। अब समय रहते देखिए एक ऐसी चीज़ आने शुरू हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई आपकी लाइब्रेरी के अंदर आपके पास किताबें हैं, ये 1000 किताबें मान लीजिए आपके पास, 1000 किताबें आपके पास क्या होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। हिंदी की किताब की भी आप कैटलॉगिंग कर सकते हो और इंग्लिश की किताब की भी आप कैटलॉगिंग कर सकते हो। लेकिन किताब अगर आपके पास उर्दू में है, समझना इस बात, किताब आपके पास फ्रेंच में है, किताब आपके पास जर्मन में है, ठीक है, किताब आपके पास चाइनीज लैंग्वेज में है, किताब आपके पास जापानीज में है, किताब आप ऐसी भाषा में है जो भाषा आप पढ़ नहीं सकते हो, आप समझ नहीं सकते, लेकिन आप तो लाइब्रेरियन हो, आपके पास तो कलेक्शन है। मैं हिंदी की किताब अगर आपको दूं तो आप उसमें से शीर्षक पहचान सकते हो और आप उसके अंदर ऑथर पहचान सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की किताब आपको दूंगा तो आप शीर्षक पहचान लोगे, ऑथर पहचान लोगे। मैं फ्रेंच किताब आपको दूंगा, उसमें आप ऑथर और शीर्षक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। मैं आपको उर्दू की किताब दे दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस पर टाइटल कौन सा और ऑथर का नाम क्या, समझ सकते हो आप। फ्रेंच किताब दे दूंगा तो कैसा पता चलेगा आपको। जर्मन किताब दे दूंगा तो जर्मन किताब में आपके लिए तो दोनों अक्षर बराबर है ना, वो जर्मन जर्मन भाषा में लिखा हुआ, वो तो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, ऑथर का नाम लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ, आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये टाइटल है ये ऑथर है। उसका कैटलॉगिंग आप कैसे करोगे, समझे। इस प्रकार से जब होने लगा तो जब आपस में, अब हमें क्या हो रहा था कि हमारे डेटाबेस तो हमारे पास है 1000 किताबों की, अगर उस 1000 किताबों में दूसरी डेटाबेस अगर जोड़नी हो, अगर मेरी लाइब्रेरी में 50 किताबें या 100 किताबें मेरे पास और आ गई, और उस 100 किताबें और अगर मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी के अंदर मैंने एंटर कर दिया, उसकी कैटलॉगिंग मैं नहीं कर सकता, उसकी कैटलॉगिंग किसी और ने करके भेज दी, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि ये जो कॉलम है ये किसका है, ऑथर का है, और ये किसका है, टाइटल का। तो ये कैटलॉगिंग धीरे धीरे समय के साथ चेंज हो गई, और चेंज हमने किससे शुरू कर दिया, हमने कर दिया मशीनों से करना शुरू कर दिया। कि जो भी हम लिखते थे उसमें हमें पता है कि ये ऑथर है, ऑथर क्या, हमने टैग लगा दिया, ये कोड नंबर लगा दिया 245 मतलब ऑथर, समझ गए आप। 100 नंबर मतलब टाइटल, समझ गए आप। 020 मतलब आईएसबीएन नंबर, 010 मतलब ऐसे करके हमने हर चीज जितनी भी जानकारी किताब से समझिए उनके आपने आगे क्या लगा दिया, टैग लगा दिया। तो पहचानना इतना इजी हो गया कि अब अगर आपके पास डेटाबेस भी आ रही है, कंप्यूटर वाली फाइल भी अगर आपके पास आ रही है, तो उस फाइल के आगे जो भी नाम लिखा, आपको सारा डेटा लिखा हुआ किताब का, आप नहीं पहचान सकते, लेकिन अगर उसके आगे 245 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, टाइटल है। उसके आगे 100 लिखा हुआ मतलब वो क्या है, ऑथर है। आप समझ सकते हैं बात को। किताब से तो हमने क्या कर दिया उसको, हमने मतलब वो क्या कर दिया उसको, हमने क्या कर दिया, टैगिंग कर दिया। तो लेबल तो पहचान सकते हो आप। तो हमने क्या कर दिया, एक किताब से संबंधित जितनी भी जानकारी हम लिख रहे थे, हमने उसके आगे क्या बना दिया, हमने लेबल बना दिया। और वही क्या कहलाया, मार्क टैग कहलाया। तो एग्जाम में सवाल पूछा था कि मार्क टैग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देखेंगे, आप मार्क टैगिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सो देखिए मार्क, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी करने हैं। एग्जाम में सवाल आया तो आप लिख सकते हो उसके अंदर क्या लिखा हुआ। अगर कोई भी मार्क का टैग है और स्टार्ट वो 3 अक्षर का टैग होगा, अगर वो टैग स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कंट्रोल और फिक्स डेटा फील्ड है, मतलब फिक्स नंबर वाली चीजें उसके अंदर आएगी। इज इट ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 के साथ अगर एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, ऑथर की बात कर रहा है, समझ रहे हैं आप उसको। अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है किसकी बात कर रहा है, वो टाइटल की एडिशन की बात कर रहा है। अगर वो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो किसकी बात कर रहा है, वो, इज इट ओके। अगर वो 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है क्या है वो, 5 होगा तो 6 नंबर, 7 नंबर एडेड एंट्रीज, 8 नंबर एडेड एंट्री, लेकिन कौन सी,
सीरीज की, और नो आगे क्या आएगा, लोकल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। सब पे सवाल नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मार्केट टैग है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसके बाद वापस से करेंगे। एक बार फिर से देखें, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है लिखा हुआ है कंट्रोल और फिक्स डेटा, जैसे किताब को था ना, जैसे आईएसबीएन नंबर है, फिक्स है, क्लास नंबर है, तो वो सब किससे स्टार्ट होगा आपका, तो अगर वो संख्यात्मक जानकारी होगी पुस्तक से संबंधित, तो वो किससे आएगी, जीरो से। ऑथर के बारे में 1 नंबर है, टाइटल के बारे में 2 नंबर है, 3 नंबर से स्टार्ट जो होगा वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होगा, 4 नंबर सीरीज है, 5 नंबर नोट है, छठा सब्जेक्ट एंट्रीज है, 7वां जो है आपका एडेड एंट्रीज है, 8वां एडेड एंट्रीज सीरीज की है, और 9वां आपका लोकल है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा काम आती है वो इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर 010 लिखा होगा तो क्या होगा, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कंट्रोल नंबर होगा। अगर 020 लिखा होगा तो क्या होगा, आईएसबीएन। यहाँ सवाल पूछा था कि आईएसबीएन का मार्क टैग क्या है, कितना है आपका, 020। ऐसे ही ऑथर का नाम किससे आएगा, तो ऑथर का नाम किसी भी भाषा में लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आगे 100 लिखा हो मतलब वो उसके 100 के बाद जो भी लिखा हुआ है वो ऑथर है, ठीक है। ऐसे ही अगर 245 लिखा हो, 245, 250 क्या आएगा आपका, एडिशन, 260 क्या आएगा, पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, 300 किसके बारे में आएगा, फिजिकल। नेक्स्ट 490 सीरीज, 520 या समरी नोट के बारे में आएगा, का सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में, 700 किसके बारे में देखा, जॉइंट। नाउ इंपॉर्टेंट दो चीजों पर आज तक सवाल आया है इसके अंदर, 100 किसका है आपका, ऑथर का दे रखा है, और 245 किसका दे रखा है, टाइटल का। तो मोस्टली इन्हीं पे सवाल आता है, लेकिन और भी पूछ ले 010 020, तो मैंने आपको वही बता दिया। देन जीरो वाले में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं आपसे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का नंबर कितना है, 010 है, पेटेंट का नंबर 013 है, नेशनल बिब्लियोग्राफी का नंबर कितना है, 015 है, आईएसबीएन अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले 020, आईएसएसएन 022, 024 अदर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और इंपॉर्टेंट है कि यूडीसी का नंबर जो है वो 080 है आपका, और डीडीसी का नंबर जो है कितना आपका, 08। इज इट ओके। तो ये मार्क टैग है, कुछ पर सवाल आ सकते हैं, जैसे कि आप निशान लगा लीजिए, यूडीसी का नंबर है, डीडीसी का नंबर है, आईएसबीएन का नंबर और आईएसएसएन का नंबर, 4 नंबर तो ये, और एक 100, एक 245, बस। इसके अलावा मार्क टैगिंग पर सवाल नहीं आता। जीरो 82 के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो डीडीसी का क्लास नंबर होगा, 080 के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो यूनिवर्सल यूडीसी का नंबर होगा। हाँ हाँ, ढूंढ सकते हैं। वो तो जो सामग्री है ना भाई, सामग्री, ये तो आप बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है, ये तो अपन फाइल बनाएंगे ना, फाइल के अंदर ही नंबर लिखेंगे, और ये अपन नहीं लिख रहे हैं, मशीन से मार्क टैगिंग है। ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ हाँ, मशीन रीडेबल कैटलॉग है ना ये, मशीन के जरिए हम लोग चीजें बनाते हैं। आप डेटाबेस बनाएंगे, आप कंप्यूटर में ढूंढेंगे ना, तो जो भी आपको 080 के बाद जो लिखा हुआ वो उसका क्लास नंबर लिखा हुआ, और वो क्लास नंबर किससे बना हुआ, यूडीसी से बना हुआ। अगर 082 के बाद लिखा हुआ है तो फिर वो डीडीसी क्लास, ये लेबल बने में। नेक्स्ट आता है, देखिए आपका स्टैंडर्ड। दो चीजें अभी आपने देखी, एक आपने देखा सीसीएफ देखा और मार्क देखा। सवाल एग्जाम में 100% आएगा, सीसीएफ क्या है आपके, है ना, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, और मार्क के बारे में सवाल पूछा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, बात कर रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक होता है। मानक जरूरी है, और अगर आप मानक बनाते हैं तो आप संसाधनों को आपस में इजीली आप खोज सकते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन आप तैयार कर सकते हैं। अगर मानक नहीं होगा तो दिक्कत आएगी आप, जैसे हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितने अंकों का होता है मोबाइल नंबर,
10 अंक होगा, सबको पता है ना। कोई मुझसे नंबर मांगेगा, मैं उसको नंबर लिखूंगा, मैं उसको 9 नंबर लिखा दूंगा तो सामने वाले क्या बोलेगा, नंबर तो गलत है। क्यों नहीं है? तो कितने नंबर होंगे? 10 अंक होना जरूरी है। आधार संख्या होती है आपकी, कितने अंक होते हैं? इज इट ओके? फॉर्मेट बना हुआ है ना, आप लिखेंगे तब भी ये मानक है, आप समझ रहे हैं बात को? हर एक चीज एक मानक के तौर पे चल रही है, क्योंकि वो एक ग्लोबल सिस्टम से चल रहा है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको मानक की आवश्यकता है। आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मानक बनाएंगे, तो आप आपस में एक दूसरे के साथ सूचना एक्सचेंज कर पाएंगे। और स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो आप सूचना एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और वर्तमान में जो ऐसा युग आ गया है कि आपको सामग्रियां जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कैटलॉग जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कैट, WORLD, वर्ल्ड CAT कैट। वर्ल्ड कैट के अंदर 5.5 करोड़ यूनिक टाइटल है। किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। शीर्षक कितने हैं? 5.5 करोड़। दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग का मतलब होता है, एक होती है कैटलॉग और एक होती है यूनियन कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब ये है कि जैसे आप सपोज मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर 5,000 किताबें हैं, तो 5,000 किताबों में से अगर देखा जाए तो कुछ किताबें डबल भी होगी, 3-3, 5-5, 10-10 कॉपियां भी होगी। तो 5,000 किताबों में अगर मैं यूनिक टाइटल ढूंढूंगा तो टाइटल जो है मुझे कितने मिलेंगे? 3-3,500 मिलेंगे या 2,500 टाइटल ही मिलेंगे, आप समझिए। बाकी तो क्या होगा, किताबें मल्टीपल किताबें। 5,000 किताबें हैं लेकिन टाइटल तो कम ही होंगे ना। बाकी एक किताब की 2-2, 3-3, 4-4 कॉपियां भी तो हो सकती है। तो 5,000 किताबों में से अगर टाइटल देखूंगा तो 3,000 टाइटल है। तो 3,000 टाइटल की आपने एक लिस्ट बना रखी है, तो वो आपकी लाइब्रेरी की कैटलॉग होगी। ऐसे ही पड़ोस में लाइब्रेरी है, उसकी भी एक कैटलॉग होगी। ऐसे कैटलॉग, ऐसे मान लीजिए जयपुर के अंदर ऐसे 100 लाइब्रेरीज हैं, तो 100 ही लाइब्रेरीज के हमने लिस्ट को आपस में जोड़कर अगर एक बड़ी लिस्ट बना दी तो क्या बन जाएगी? वो यूनियन कैटलॉग बन जाएगी। समझे आप? मतलब सूची नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? संघ सूची कहलाएगी। सारी सूचियों को जोड़कर हमने बना ली। अच्छा, जुड़ेगी कब? जब सब में समान रूप से इंफॉर्मेशन लिखी होगी। समझ गए बात को आप? अगर सब में समान रूप से इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हो तो जोड़ ही नहीं पाएंगे ना आप। लिस्ट जोड़ोगे कैसे आप? हम कंप्यूटर में चाहते हैं कि सारी एक के नीचे दूसरी लिस्ट जुड़ जाए, तो तब जुड़ेगी जब आपने फर्स्ट कॉलम में सबने ऑथर लिख रखा होगा, सेकंड कॉलम में सबने टाइटल लिख रखा होगा, तीसरे कॉलम में सबने पब्लिशर लिखा होगा, तभी तो जुड़ेगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो तभी जुड़ेगी ना। तभी तो सब जुड़ के एक ही फाइल बनेगी। तो यूनियन कैटलॉग बनाने के लिए, मतलब सूचनाओं को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक मानक तो होना जरूरी ना। मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, फॉर्मेट होगा, तभी तो आपस में जुड़ेगी। और जब जुड़ेगा तो हम आपस में क्या करें? सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर एक डेटाबेस फाइल बनी हुई है, 2,000-5,000 किताबें उसके अंदर लिख रही है, कंप्यूटर के अंदर फाइल बनी हुई है। अब मुझे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज ढूंढनी है, मुझे रंगनाथन के ऊपर ढूंढना है, तो मैं रंगनाथन के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा, सर्च लगाऊंगा। तो सर्च लगाऊंगा तो कंप्यूटर में बोलूंगा ना कॉलम नंबर 1 के अंदर ढूंढे, क्योंकि कॉलम नंबर 1 क्या है? ऑथर का है। कॉलम नंबर 1 में ढूंढे, ऑथर में है, तभी तो रंगनाथन मिलेगा। लेकिन आपने कभी तो कॉलम नंबर 1 में लिख रखा, कभी किसी ने 2 में लिख रखा, कभी किसी ने 3 में लिख रखा, तो ढूंढेगा थोड़ी वो। समझ गए बात को? समरूपता होना जरूरी है, मानक होना जरूरी है, स्टैंडर्ड होना जरूरी है। तो हम आज अगर मान लीजिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मानकीकरण की आवश्यकता सबसे पहले है, और स्टैंडर्ड होगा तो ही काम करेगा। यहाँ पर ये लिखा, व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड आपने देख सकते हैं, स्टैंडर्ड लिखा हुआ यहाँ पर, मानक एक तकनीकी दस्तावेज है जिसमें नियम, दिशा निर्देश या परिभाषा के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मानक को हम लोग बनाते हैं। मानक लिखा हुआ है यहाँ, मानक एक मानक कुछ करने का एक सहमत तरीका है। यह उत्पाद बनाने, एक प्रक्रिया का प्रबंधन करने, एक सेवा देने या सामग्री की आपूर्ति करने के बारे में हो सकता है। और मानक संगठनों द्वारा किए गए और उनके ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। यानी कि मानक, स्टैंडर्ड आप जब बनाते हैं, मानक देखिए, जो सबसे पहला मानक हम काम में लेते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, वो क्या कहलाता है आपका? ISO 2709, ISO 2709 किसके द्वारा बनाया गया? पूरे विश्व में जो मानक बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ISO द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान है जो बनाती है। ऐसे रोजाना कई सारे मानक बनते हैं। आज के डेट में हजारों लाखों मानक बन चुके हैं, लेकिन हमें उन्हीं मानकों की बात करनी है जो हमारे काम के हैं। ISO 2709
लिखा हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रकाशन है। आईएसओ गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के लिए एक विश्व स्तरीय मानक प्रदान करता है। 1946 में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने लंदन में एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक मानकों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और एकीकरण का था। 23 फरवरी 1947 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आईएसओ ने आधिकारिक तौर पर परिसंचालन शुरू किया। एग्जाम में सवाल पूछा था कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएसओ कब से प्रारंभ हुआ? स्थापना 1947। बच्चे देखते हैं आईएसओ का क्या लेना देना लाइब्रेरी साइंस में, कहाँ से आ गया, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि आईएसओ का मतलब क्या है। सवाल वहां तक भी आ सकता है इसलिए। नेक्स्ट, आईएसओ से ही बना है आईएसओ 2709। जितने भी मानक है सबका कुछ ना कुछ नंबर दे रखे हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई आईएसओ के बारे में, सवाल आईएसओ पर आया तब भी आप कर सकते हैं। अब आईएसओ लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो हम आईएसओ काम मिलेगा, आईएसओ कौन सा? 2709। अब 2709 जो आईएसओ है वो किसके काम आता है? तो जब हम आईएसओ में आज के इस दौर में अगर देखें तो आज हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब हमारे पास मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी। आज तो क्या करते हैं, आप पेन ड्राइव में करते हैं, आप हार्ड डिस्क में करते हैं, लेकिन आज से पहले अभी तो डेटा किस में? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। लेकिन उससे पहले भी किस में था? सीडी में होता था, डीवीडी में होता था, और उससे भी पहले डेटा देखा जाए किस में होता था? मैग्नेटिक टेप होता था ना, जैसे कैसेट हुआ करती थी, टेप चलती थी ना, टेप वीडियो कैसेट होती थी, वैसे कंप्यूटर में भी कैसेट्स लगती थी, उसके अंदर मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, और रील होती थी, उस रील के ऊपर डेटा लिखा जाता था। तो उस रील, उस जमाने में जब रील पर डेटा लिखा होता था, उस डेटा को एक्सचेंज करना होता था, थे उस मानक का नाम क्या है? समझ रहे हैं आपको? सो लिखा हुआ यह सूचना आदान प्रदान करने के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रारूप, दुनिया में सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो मानक बनाया गया उसका नाम क्या है? आईएसओ 2709। इसे चुंबकीय टेप पर ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान के लिए विकसित किया गया। इसलिए बनाया गया चुंबकीय टेप, लिखा हुआ चुंबकीय टेप पर ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान के लिए विकसित किया सबसे पहले। ओके, ग्रंथ सूची विवरण के साथ साथ अन्य प्रकार के अभिलेखों में समक्ष सामग्री के रूप में वर्णित करने के लिए बनाया गया। और आईएसओ 2709 एक सामान्यीकृत संरचना का वर्णन करता है जिसे विशेष रूप से डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम संचार के लिए डिजाइन किया गया था। केवल एक सवाल तक, आईएसओ 2709 किससे का मतलब एक्सचेंज फॉर्मेट है और किसके लिए? तो चुंबकीय टेप के। और सब पहला अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का था आईएसओ 2709। ये 2-3 सवाल इसके ऊपर बनते हैं। आईएसओ 2709 का उपयोग ग्रंथ सूची डेटा में कंप्यूटर पठनीय रिकॉर्ड की व्यवस्था या संरचना वर्णन करने के लिए बनाया गया था। और ग्रंथ सूची संबंध में डेटा आमतौर पर उसके अंदर लिखा जैसे शीर्षक, लेखक का नाम, विषय, संस्करण, प्रकाशन, पुस्तक का विवरण, नोट्स, मानक संख्याएं इत्यादि को आईएसओ 2709 ये दुनिया का पहला स्टैंडर्ड है। केवल यही सवाल इसके ऊपर बनता है। स्टैंडर्ड में और भी है, पहला तो हो गया आपका आईएसओ। नेक्स्ट, आईएसओ 2709 को लास्ट में अपडेट किया गया 2008 में, इसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ 2709। और मानक के बाद हमेशा क्या लिखा होता है? उसका एक सन लिखा होता है जो कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप, अगेन आईएसओ 2709 का जो स्ट्रक्चर उसमें भी क्या है? 4 तरह के फील्ड है, 4 भाग है इसके अंदर। पहला क्या है? रिकॉर्ड लेवल। इसमें भी कितने रिकॉर्ड लेवल में कैरेक्टर उतनी ही है। डायरेक्टरी में यहाँ पहले अनलिमिटेड था सीसीएफ में, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है, कितने? 12 कैरेक्टर लिख सकते हैं। डेटा फील्ड अगर है तो उसमें आप कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, और अगर रिकॉर्ड सेपरेटर है तो उसके अंदर क्या करेंगे आप? एक कैरेक्टर ही आपको उसके अंदर डालना होता है। जी, रिकॉर्ड बनेगा जिसमें लिखा ना, इससे जस्ट पहले देखो आप लिखा ना, प्रकाशक का नाम है आपका। डायरेक्टरी देखिए, डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हैं, ये हम लोग बनाते हैं ना कंप्यूटर में, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं उसके अंदर आपको 4 चीज़ें उसके अंदर आती है। अगर आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वहाँ पर 4 चीज़ आएगी। पहला क्या आएगा? रिकॉर्ड का लेबल बनाएंगे आप। रिकॉर्ड मतलब एक जानकारी पूरी, उस जानकारी का लेबल बनाएंगे तो कितने कैरेक्टर डालेंगे आप? उसके अंदर 24 कैरेक्टर डालेंगे। अगर उस फिर उसके अंदर आप डायरेक्टरी बनाते हैं जिसके अंदर समस्त जानकारी लिखते हैं, डायरेक्टरी का नाम बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? 12 कैरेक्टर की डायरेक्टरी बनाएंगे। डेटा फील्ड
उसके अंदर आप स्ट्रिंग लिखेंगे। हालांकि इसके इतने गहराई से सवाल नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी 4 चीज़ें होती है, कौन कौन सी होती है, तो आपको पता है रिकॉर्ड, डायरेक्टरी, डेटा और रिकॉर्ड सेपरेट होता है। और रिकॉर्ड्स के बीच में सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर का आप क्या करेंगे उसके अंदर सेपरेट होगा। ये आप देखें तो ISO 2709 का फॉर्मेट सवाल केवल ISO 2709 के चुंबकीय टेप पर डेटा आदान प्रदान के लिए इसके द्वारा बनाएंगे, तो ISO द्वारा बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार का एक्सचेंज फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपका आता है, नाम सुना होगा आपने, Z39.50, Z39.50। अब Z39.50 क्या है, तो ये प्रोटोकॉल है। एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में डेटा एक्सचेंज करना हो तो बीच में Z39.50 प्रोटोकॉल काम में लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर, आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने ISO 2709 फॉलो किया या आपने CCA फॉलो किया, आपने किसी प्रकार से आपने कंप्यूटर में अपना समस्त आपने लाइब्रेरी का डेटा आपने डाल दिया। तो आपने जो डेटा डाला कंप्यूटर में, जो फाइल बनेगी वो फाइल क्या बन जाएगी, आपकी डेटाबेस बन जाएगी। अब आप चाहते हैं कि आपकी फाइल किसी अन्य कंप्यूटर के साथ या किसी अन्य लाइब्रेरी के साथ शेयर करें, तो आपकी कंप्यूटर में डेटा है, उनके कंप्यूटर में भी डेटा है, और दोनों के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना है। तो उस एक्सचेंज करने के लिए बीच में आप ये मान के चले, एक प्रकार का एक प्रोग्राम है, एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। अगर उस सॉफ्टवेयर काम में लेना है तो सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाएगा, आपका Z39.50। अगर आपके पास Z39.50 एक टूल है, तो उसके जरिए आपके एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में आपस में डेटा क्या किया जा सकता है, आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर वो है तो ही एक्सचेंज होगा, अन्यथा एक्सचेंज नहीं होगा। समझ गए? तो दो डेटाबेस के मध्य सूचना के आदान प्रदान के लिए ये एक प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z39.50। कई बार सवाल पूछा गया है कि Z39.50 क्या चीज़ है, तो दिस इज अ प्रोटोकॉल। लिखा है इसके बारे में Z39.50 में लिखा है कि Z39.50 प्रोटोकॉल पर काम कब शुरू हुआ, 1970। क्यों 1970 के दशक में क्या हमने ये सोचा कि इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना है, और 1988, 92, 95 और 2003 में लगातार इसका संस्करण आए। Z39.50 क्या है, तो ये कॉन्टेक्सचुअल क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज यानी कि आपस में प्रश्न पूछने की एक भाषा है, जो कि दो डेटाबेसेस के मध्य काम करेगी। लिखा हुआ क्वेरी भाषा है, जिसका पहला सामान्य क्वेरी भाषा कहा जाता था, और Z39.50 शब्दार्थ पर आधारित, यानी कि जो शब्द आपके कंप्यूटर में ऐसा क्या होता है कि आप कोई भी शब्द लिखते हैं और ढूंढ के आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है। तो लोकल सर्च इंजन तो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में ढूंढ लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नेटवर्क पर ढूंढना है, किसी अन्य डेटाबेस में ढूंढना है, तो Z39.50 प्रोटोकॉल की सहायता से आप ढूंढ पाओगे। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिससे आप सूचनाओं को आप ढूंढ सकते हैं। नाउ Z39.50 के बारे में और बात करते हैं। लिखा Z39.50 एक अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन परत पर संचार प्रोटोकॉल है। केवल ये याद रखना है कि Z39.50 क्या है, तो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए लिखा हुआ ना, जानकारी खोजने के लिए और पुनः, क्योंकि अब चीजें कैसी हो गई, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल युग की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी थी, तो आप यूजर जा रहा था, आपके कैटलॉग कार्ड से ढूंढ रहा था। अब इन्फॉर्मेशन डिजिटल है, तो डिजिटल ढूंढने के लिए आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम होना चाहिए जिससे वो डेटाबेस में ढूंढेगा। तो वो आपके लोकल में भी ढूंढ सकता है और ग्लोबल में भी ढूंढ सकता है, नेटवर्क पे। तो उसमें जो प्रोग्राम चलेगा, वो प्रोग्राम जिस भाषा को काम में ले रहा है, वो प्रोटोकॉल जो है, वो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, Z39.50। अगर Z39.50 लेंगे तो कंप्यूटर आपको आपसे संबंधित जो प्रश्न आप पूछेंगे उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन लाकर देगा। सो दैट इज Z39.50। लिखा हुआ Z39.50 लिखा हुआ क्या है, तो एक मानक है। लिखा हुआ ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मानक 23950 द्वारा तैयार किया गया है। और Z39.50 मानक की रखरखाव एजेंसी जो है कौन सी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये भी सवाल पूछा गया एक बार कि Z39.50 किसके द्वारा बनाया गया, इसका मेंटेनेंस कौन करता है, तो इसका मेंटेनेंस कौन करता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है इसका मेंटेनेंस करती है, और उन्होंने ही जो है इस मानक को बनाया। दैट इज Z39.50। नेक्स्ट, Z39.50 का उपयोग व्यापक रूप से लाइब्रेरी वातावरण में किया जाता है। एकीकृत लाइब्रेरी सिस्टम और व्यक्तिगत ग्रंथ सूची संदर्भ सॉफ्टवेयर भी शामिल है। ILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन
के लिए कैटलॉग को खोजने के लिए Z39.50 प्रश्नों के साथ क्रियान्वित किया था। ILL समझते हैं आप? इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि एक लाइब्रेरी जो है अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य लाइब्रेरी से संसाधनों को क्या कहते हैं, ऋण के तौर पर प्राप्त करती है। उसको क्या बोलते हैं, उस सेवा का नाम क्या है, ILL। तो ILL के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, Z39.50 के जरिए ही आप सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक डेटाबेस फाइल के अंदर है, अन्य से प्राप्त करने के लिए आपको काम में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा समझते हैं? कभी नाम डेटा समझते हैं? सिर्फ सिर्फ डेटा, डेटा किसे कहते हैं? बहुत इजी है, देखिए मेटा डेटा के बारे में बात करना। किताब के अंदर जो जानकारी है वो डेटा है ना? आपकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं और उन किताबों के अंदर जितनी भी जानकारियां हैं वो विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का डेटा है। लेकिन उस डेटा तक पहुंचने के लिए भी तो आपको डेटा की आवश्यकता है। दो तरह का डेटा हो गया, एक किताब के अंदर और एक किताब से संबंधित। समझ में आ रही बात? एक डेटा वो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, किताब के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ है, और एक डेटा वो जो किताब से संबंधित, किताब का नाम, किताब का टाइटल, किताब का ऑथर, किताब की साइज, किताब का मूल्य, किताब के पेजेस, किताब का आकार, किताब का पब्लिशर, किताब का ISBN नंबर, किताब का एक्सेशन नंबर, किताब का कॉल नंबर। समझे आप? ये सारा डेटा कौन सा हो गया, किताब के बारे में डेटा। और एक डेटा वो जो किताब के अंदर लिखा है। समझ गए आप? दो तरह का डेटा हो गया, एक जानकारी वो जो किताब के अंदर है, एक जानकारी वो जो पुस्तक से संबंधित। किताब के अंदर जो जानकारी लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन उस जानकारी तक पहुंचने के लिए पहले किताब से संबंधित जानकारी होनी जरूरी। तो ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में जानकारी दे, क्या कहलाएगा आपका, मेटा डेटा कहलाएगा। समझे बात आप? तो किताब के अंदर क्या लिखा हुआ वो एक अलग बात है, ऑथर को तो उसी से मतलब है किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, सॉरी पाठक को तो उसी से मतलब है। जो आपके पास क्लाइंट आएगा, जो यूजर आपके पास आएगा, जो किताब लेना चाहता है, किताब के अंदर पढ़ना चाहता है, तो लेकिन वो मांगेगा क्या आपसे, किताब का टाइटल, किताब का ऑथर, किताब का पब्लिशर, मूल्य, वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन, माने कि किताब से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन मेटा डेटा। मेटा डेटा से ही पुस्तक को ढूंढा जा सकता है। पुस्तक को खोजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, मेटा डेटा। लेकिन पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ वो पुस्तक का मूल डेटा है। तो ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में जानकारी दे, क्या कहलाएगा वो, मेटा डेटा कहलाएगा। तो हम मेटा डेटा की बात करते हैं, और मेटा डेटा जो है कई प्रकार का होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, उनमें से एक एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा। पहले तो मेटा डेटा है क्या, पहले वो आप समझेंगे। उसको आराम से पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा। लिखा मेटा एक ग्रीक शब्द है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग फिलिप बगले ने किया था। कब किया था? तो 1968 में किया था। मेटा शब्द किसी उच्च या अधिक मौलिक प्रकृति को दर्शाता है। मेटा डेटा वह डेटा है जो अन्य डेटा को परिभाषित या वर्णन करता है। समझे आप? किताब के संबंध में समस्त जानकारियां मेटा डेटा है। तो जितना भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ग्रंथात्मक जानकारियां हैं, वो समस्त ग्रंथात्मक जानकारियां मेटा डेटा कहलाती है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट। आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो मेटा डेटा हम लोग काम में लेते हैं। देखा हुआ मेटा डेटा, डेटा के बारे में डेटा है जो अन्य डेटा का वर्णन करता है और जानकारी देता है। एक डेटा जो वो जो किताब के अंदर लिखा हुआ, और एक डेटा वो किताब के बारे में जानकारी देता है। दैट इज नोन एज द मेटा डेटा कहलाता है। लिखा हुआ मेटा डेटा एक संचरित जानकारी है जो एक सूचना संसाधन का वर्णन, व्याख्या, पता लगाने, इसे पुनः प्राप्त या उपयोग करने का और प्रतिबंधित करने में उसको आसान बनाता है। ठीक है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट। नाउ देखिए, मेटा डेटा के बारे में सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। एक सवाल बनता है इसके अंदर, और क्या बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्णन करता है कि कब, कैसे और किसके द्वारा डेटा को विशेष सेट एकत्रित किया गया है और डेटा को कैसे स्वरूपित किया गया। दैट्स इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा बनाया गया, एकत्रित किया जाता है क्योंकि वह डेटा के उपयोग को समक्ष और बेहतर बनाने में काम करता है। मेटा डेटा ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य में डेटा को ढूंढना हो, डेटा को उपयोग करना हो, डेटा को संरक्षित करना हो, उसको पुनः उपयोग काम में लेना हो, तो आपको मेटा डेटा ही आपके काम है।
जैसे मान लीजिए आपको कोई किताब ढूंढनी है, तो किताब का आप किससे ढूंढोगे? किताब उसके ऑथर से ढूंढोगे, तो ऑथर का नाम लिखा, वो मेटा डेटा है। किताब का टाइटल लिखा, वो मेटा डेटा है। किताब का पब्लिशर लिखा, वो मेटा डेटा। आप किसी न किसी आधार पर तो ढूंढोगे ना। जितने भी आधारों पर आप ढूंढ सकते हो किताब को, वो समस्त किताब का मेटा डेटा है, क्योंकि वो डेटा नहीं है, डेटा तो किताब के अंदर लिखा हुआ है ना, वो मेटा डेटा, क्योंकि मेटा डेटा ही आपको उस डेटा तक पहुंचाएगा, इसलिए। सो मेटा डेटा काम करते हैं। मेटा डेटा के काम क्या क्या है, वो दैट्स इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा काम दे रखे, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में दिया। मेटा डेटा जो है क्या क्या काम आता है, पहला दे रखा संसाधन को खोजने के लिए। मैंने आपको बताया मेटा डेटा से क्या करोगे आप, संसाधन को आप खोज सकते हो। ये संसाधनों को आयोजित करना हो, आपको अरेंज करना हो, तब भी मेटा डेटा काम आता है। फिर लिखा हुआ फैसिलिटिंग इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि अंतर संचालिता सुगमता, यानी कि आपको संचालित करना हो तब भी काम आएगा मेटा डेटा। डिजिटल आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो, यानी कि आपको सूचना की पहचान करनी हो, तब भी आपको मेटा डेटा काम। सवाल केवल आएगा एग्जाम में तो मेटा डेटा पे नहीं आएगा, सवाल आएगा आपका डबलिन कोर पे आएगा। लेकिन डबलिन कोर तक पहुंचने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ मेटा डेटा, मेटा डेटा जो है आपको कुल मिला के 3 प्रकार के मेटा डेटा है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, और तीसरा आपका जो डेटा है आपका, तो क्या आपका प्रशासनिक मेटा डेटा। मेटा डेटा का उदाहरण केवल डबलिन कोर, सवाल आएगा तो डबलिन कोर पे आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। डबलिन कोर का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए डबलिन कोर 2 तरह के नाम है इसके, डबलिन और कोर। डबलिन कोर जो है बेसिकली ये मेटा डेटा है, और मेटा डेटा में इसमें कितने तत्व है आपके, आपके 15 तत्व कुल मिला के इसके अंदर है। डबलिन एक जगह का नाम है जहाँ पर 1995 में एक कार्यशाला हुई। देखा हुआ डबलिन कोर की शुरुआत 1995 में डबलिन में ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर, यानी कि ओसीएलसी कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है। ओसीएलसी ही आज का आपका डीडीसी का रख रखाव कौन करता है, आपका ओसीएलसी करता है। ओसीएलसी द्वारा और एनसीएसए द्वारा जो है, दोनों ने मिलकर एक कार्यशाला के अंतर्गत जो है क्या बनाया, आपका डबलिन कोर बनाया। तो वर्ष 2000 में डबलिन कोर ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में, यानी कि W3C और RDF यानी कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क के साथ मिलकर जो है एक शब्दावली बनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबलिन कोर कहते हैं। सवाल 2 आते हैं, डबलिन कोर में कितने तत्व हैं? तो डबलिन कोर के एलिमेंट है ना, कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या देखा आपका, तो अभी आप 8 तत्व लेके चल रहे थे ना, तो 8 तो किसमें थे, ISBD में थे। समय चेंज हो गया, अब 8 की जगह क्या काम में ले रहे हैं आप, 15 काम। पहला कौन सा है, टाइटल। दूसरा क्या है, क्रिएटर मतलब बनाने वाला। तीसरा विषय की जानकारी। चौथा विवरण। पांचवा पब्लिशर। छठा कंट्रीब्यूटर, अगर किसी ने सहयोग किया तो वो आएगा। सातवां क्या आएगा, डेट यानी कि तिथि है। आठवां प्रकार। नौवां जो है उसका प्रारूप है, यानी कि फॉर्मेट है आपका। 10वां आइडेंटिफायर है। 11वां सोर्स है। 12 नंबर पे भाषा है। 13 नंबर पे रिलेशन है। और 14 नंबर पे क्या है, कवरेज है। और 15 नंबर पे क्या, राइट्स। ये 15 तत्व है। 15 तत्व के बारे में भी सवाल नहीं पूछते, केवल एक सवाल आता है कि डबलिन कोर कब बना, किसने बनाया, और कितने तत्व। 1995 OCLC और 15 एलिमेंट। ठीक है, ये सवाल डबलिन कोर के ऊपर पूछा जाता है। डबलिन कोर एलिमेंट्स कैसे भी याद करें, देखिए लिखा हुआ राइट्स, कंट्रीब्यूटर, क्रिएटर, सब्जेक्ट, कवरेज, टाइटल, पब्लिशर, आइडेंटिफाइड, डिस्क्रिप्शन, टाइप, डेटा सोर्स, और रिलेशन, फॉर्मेट और लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका मॉडल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, FRBR। 2 चीजें आएगी, एक आएगा आपका FRBR आएगा, और एक आपका RD है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए FRBR क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आज के इस युग में जब सारी चीजें डिजिटल हो गई है, तो उन डिजिटल चीजों के लिए एक प्रारूप बनाया गया, पहले एक मॉडल बनाया गया कि अब सामग्री को किस प्रकार से ढूंढा जाएगा, कैसे आपको उन्हें सुरक्षित करना है, किस प्रकार से आपको संरक्षित करना है। तो उनके लिए केवल एक मॉडल बनाया गया, उस मॉडल का नाम है FRBR। 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, एक तो FRBR का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। F मतलब फंक्शनल,
रिक्वायरमेंट। बीआर मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, हमारा टॉपिक ही क्या है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR, ये पूरा नाम पूछा था, FRBR क्या है। तो ये अपने आप में एक मॉडल है, और मॉडल बनाया गया। तो मॉडल किसके सहयोग से बनाया गया, तो इफ्ला के सहयोग से बनाया गया। मैंने आपसे कहा ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब पढ़ेंगे, देखिए FRBR के बारे में लिखा हुआ है, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए कार्यात्मक आवश्यकता संबंधी एक मॉडल बनाया गया। और मॉडल किसके द्वारा बनाया गया, इफ्ला द्वारा मॉडल बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1998 में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, तो KG सौर द्वारा इसको बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब FRBR के अंदर क्या है, तो आप FRBR के अंदर देखें, देखो 1998 में इफ्ला में जो पेरिस प्रिंसिपल बने थे, पेरिस प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया 1961 में पेरिस प्रिंसिपल बने थे। तो उन पेरिस प्रिंसिपल को संशोधित करते हुए वापस 1998 में नया मॉडल बनाया गया, जिस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, FRBR मॉडल कहते हैं। और FRBR मॉडल के 4 तत्व हैं। पहला क्या है, ढूंढे, पहचाने, चुने और प्राप्त करें। इन चारों पर सवाल पूछा जाता है। पहला क्या है, फाइंड। आप कोई भी चीज, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे, आपके सामने कुछ परिणाम आएंगे, उनमें से आप पहचानेंगे क्या आप वही ढूंढ रहे थे या नहीं ढूंढ रहे थे। आप पहचानेंगे, आपने पहचान लिया तो आप उसमें से किसी एक चीज का चुनाव करेंगे। आप वो चुनाव करेंगे तो जिसको चुनाव किया उसी को आप क्या करेंगे, आप प्राप्त करेंगे। तो ये आप FISO, F मतलब फाइंड है, I मतलब आइडेंटिफाई है, S मतलब सेलेक्ट है, और O मतलब ऑप्टेंड। इस मॉडल के 4 तत्व हैं, और इन 4 आधार पर जो है हम लोग काम करते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, आप क्या लिखा हुआ, RDA। तो RDA जो है ये अंतिम टॉपिक है आपका, अंतिम टॉपिक इसका कैटलॉगिंग फॉर्मेट्स का, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट। RDA मतलब रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। 100% सवाल बनता है यहाँ पर। पहला सवाल, RDA का पूरा नाम क्या है। R का मतलब रिसोर्स, D का मतलब डिस्क्रिप्शन, और A का मतलब क्या है, एक्सेस। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस का मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनके बारे में। पहले बना AACR, फिर बना AACR2R बना, है ना। अब AACR जब 3 बनने वाला था तो उसको बंद कर दिया गया, और AACR3 का नाम ही RDA है। वर्तमान में AACR को किस नाम से जानते हैं, सवाल पूछा था, तो किस नाम से जानते हैं, RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। अब ये जो RDA बनाएगा ये कौन से मॉडल पर है, तो FRBR मॉडल। तो पहले मॉडल बना और फिर ये बना। तो 1998 में क्या बन गया, मॉडल बना, और मॉडल के बाद क्या बनाएंगे, RDA बनाएंगे। लिखा हुआ AACR2 के उत्तराधिकारी के रूप में क्या बनाया गया था, AACR से बना रहे थे, तो AACR3 का ही नाम चेंज कर दिया गया, और क्या रखा गया उसकी जगह। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा है कि AACR2 का उत्तराधिकारी कौन है, तो RDA। अब नाम ले लिया है RDA ने, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, जिसे जून 2010 में जारी किया गया था। RDA वैचारिक मॉडल FRBR पर आधारित है। नेक्स्ट, RDA को जून 2010 में जारी किया गया था। 2013 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको संपूर्ण विश्व में लागू कर दिया गया। RDA के अंदर 10 खंड है, 37 अध्याय है, 13 परिशिष्ट है। सवाल नहीं पूछते, सवाल केवल ये पूछा था कि RDA के 2 वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। पहला क्या है, RDA टूल किट है। तो RDA टूल किट किसके सहयोग से बना, ALA और CLIP। तो ALA समझते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और जो LA UK था, उस LA UK का वर्तमान में नाम क्या हो गया, CLIP हो गया। तो ये LA UK ही है जिसका नाम क्या हो गया, CLIP है। तो ALA और LA के सहयोग से क्या बना, RDA बना। तो पहले भी ये चल रहा था, पहले भी अगर आप देखें तो AACR का उत्तराधिकारी कौन था, ALA और UK। तो आज भी वही है, लेकिन इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी मिल गया। तो RDA के 2 वर्जन बन गए, एक बना RDA टूलकिट बना, और एक कैटलॉगर्स डेस्कटॉप बना। तो वो LC का है। तो ये पहला पहला वाला वर्जन किसका है, लिखा है यहाँ पर। RDA एक ऑनलाइन वेब आधारित उत्पाद सेवाओं के रूप में उपलब्ध है आपका, जिसे RDA टूलकिट कहा जाता है। और RDA टूलकिट निर्देशों की प्रिंट प्रतियां भी उपलब्ध है। RDA टूलकिट की वार्षिक सदस्यता कितनी है, $195। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, कैटलॉगर्स डेस्कटॉप, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है इसका, कैटलॉगर्स डेस्कटॉप। ये वर्जन किसका बनाया है, आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये आपका कैटलॉग।
तो समझे इस बात को। देखिए जो आपने पढ़ा है उसके अंदर मैं बता दूँ आपको क्या-क्या चीज़ें हैं। आज आपने कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ा, कैटलॉगिंग ज़रूरी है क्योंकि सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए हम कैटलॉग की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सिनेरियो चेंज हो गया। अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट की बात करेंगे जहाँ लाइब्रेरी में केवल मैनुअली काम होता था, तो वहाँ तो आज भी हम एएसीआर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स या हम लोग सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मदद से जो है हम लोग क्या बना रहे हैं वहाँ पर, हम लोग कार्ड्स बनाते हैं, सूचना उसके अंदर लिखते हैं और यूज़र मैनुअल तौर पे जो है उसको प्राप्त करता है। लेकिन समय चेंज हो गया आज की डेट में। अब चीज़ें डिजिटली हम प्रिज़र्व करना शुरू कर दिया हमने और उनको डिजिटल एनवायरनमेंट में हम काम में लेते हैं। तो डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए हमें कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज फॉर्मेट आपने देखिए सबसे पहले आपने एक्सचेंज फॉर्मेट पढ़ा सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। किसने बनाया? यूनेस्को ने बनाया। सेकंड आपने पढ़ा मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो आज के दौर में हम लोग मशीन रीडेबल कैटलॉग काम में लेते हैं, जिसको हम वर्तमान में फिर भी मार्क कई सारे हो गए। तो मार्क में भी सबसे इम्पोर्टेंट मार्क जो है वो कौन सा है? मार्क 20 बनाया तो वर्तमान में काम में लिया जाता है। दो चीज़ें हो गई आपकी। पहला हो गया आपका सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन मार्क। मार्क में भी सवाल आता है। मार्क में आता है कि कौन-कौन से टैग्स हैं। तो टैग्स इंपॉर्टेंट है। 100 करेंगे तो ऑथर की आ जाएगी, 245 करेंगे तो आपके टाइटल की आ जाएगी। तो टैग्स मैंने लिखा था, एक सवाल अगर टैग में बनेगा तब भी आपको कवर हो जाएगा। देन उसके बाद फिर स्टैंडर्ड की बात आ गई। स्टैंडर्ड में आईएसओ स्टैंडर्ड आ गया, आईएसओ 2709। प्रोटोकॉल आ गया Z39.50। फिर अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं डबलिन कोर की बात करते हैं, मेटाडेटा आ गया। मेटाडेटा में आपका डबलिन कोर है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मॉडल बनाया गया जिसमें क्या कहा एफआरबीआर का, और एफआरबीआर मॉडल के आधार पर ही क्या बना फाइनल में क्या बन गया आरडी बन गया। तो आज के दौर में एएसीआर नहीं काम में लिया जा रहा है। आज के दौर में हम क्या काम में ले रहे हैं? आरडी काम में, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस काम में। लेकिन वापस संघ एएलए और सिलिप ने मिलकर बनाया तो आरडी टूल किट बनाया, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया तो क्या बनाया? कैटोगस डेस्कटॉप बनाया जो कि काम में लिया। इज इट ओके? तो यहाँ तक आपने देखा, ये हमने बात कर ली। और ये कैटलॉगिंग की बात करें, कैटलॉगिंग का ये फर्स्ट क्लास है जहाँ पर कैटलॉगिंग क्या है, कैटलॉगिंग का हिस्ट्री और विभिन्न प्रकार के बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। कैटलॉगिंग के अंदर कैनन्स भी हैं आपके, और कैटलॉगिंग के अंदर क्या है आपको दे रखा है, दो तरह की चीज़ें दे रखी है आपका, और एक आपका एएसीआर है और एक आपका सीसीसी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।